हमारे माशरे में हमेशा से अखलाकी इक़दार की कमी और फुक़दान रहा है और बाज़ औक़ात तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे लाशऊर में इस तरह से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं हमारी वैल्यूज़ कि ना हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं, ना उनके बारे में सोचना चाहते हैं और बेख्तियार उनके ऊपर एक रिएक्शन बनाना चाहते हैं और सोसाइटी में हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी इन्फ्लुएंस्ड मॉरल वैल्यूज़ है उनको हम चैलेंज नहीं होने देंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज मैं आपकी उन मॉरल वैल्यूज़ को चैलेंज करने आई हूँ। मैं आपको दोबारा से सोचने पे मजबूर करने के लिए आई हूँ कि आप दोबारा से अपने अंदर झांकें और सोचें कि हमारे माशरे में जिसमें गोरा रंग को खूबसूरत करार दिया जाता है, जिसमें मर्द ताकतवर है, औरत कमज़ोर है, जहाँ पे दौलत और शोहरत जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, इंसान का किरदार और उसकी जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल मायने नहीं रखती। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या आप लोगों को लगता है कि काला रंग खूबसूरत नहीं हो सकता? इतना सोच के जवाब दिया आप लोगों ने, लगता है आपको यकीन नहीं है काला रंग खूबसूरत नहीं हो सकता। काला रंग खूबसूरत हो सकता है और काला रंग खूबसूरत है। नेचर का बहुत ब्यूटीफुल कंपोनेंट है डाइवर्सिटी। अगर हमारे पूरी दुनिया में सिर्फ गोरे लोग होंगे तो डज इट फील गुड, डज इट फील ब्यूटीफुल? तो डाइवर्सिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नेचर का। तो मुझे बड़ा जो आप हमारी सोसाइटी में जो एक बड़ी डीपली इन्फ्लुएंस्ड मॉरल वैल्यू है, इन सब से ऊपर कहीं ना कहीं हम काले रंग को भी खूबसूरत मान लेते हैं, कहीं ना कहीं हम फेयर एंड लवली को भी चैलेंज करते हैं कि फेयर एंड ग्लो नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है। कहीं ना कहीं हम कह रहे होते हैं कि इंसान की काबिलियत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर हम कभी बात भी नहीं करना चाहते, हम सोचना भी नहीं चाहते, हम उस बारे में तज़किरा भी नहीं करना चाहते। वो हमारी कौन सी वैल्यू है जी? वो हमारी वैल्यू है जेंडर डोमिनेटेड सोसाइटी की जो एक वैल्यू हमारे अंदर है, जो हमें ये बताती है कि सिर्फ मर्द और औरत को इजाज़त है इस माशरे में रहने के लिए और बाकी जितने भी इंसान हैं उनका कोई हक नहीं बनता इस माशरे में रहने के लिए। क्या ऐसा है या मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे माशरे में अगर किसी को इज्जत पानी है, अगर किसी को हक पाना है, अगर किसी को माशरे में एक बेहतर सर्वाइवल करना है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं बायोलॉजिकल या मेल हूँ या फीमेल हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं इस सोसाइटी में तो सोसाइटी को लगता है कि ये कोई एलियन हैं, ये जो मार्स से आए हुए लोग हैं जो हमारी सोसाइटी का तो हिस्सा नहीं हो सकते, ना हम इनको कबूल कर सकते हैं। हम इन लोगों से भागेंगे, हम इनसे डरेंगे, हम इनको डराएंगे, हम इनको माशरे से निकाल के इनसे सवाल करेंगे तो हम तो आपके बारे में जानते ही नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं आप कैसे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं, अच्छा आपका गुरु आपको कहाँ से लेके आता है? आपको दरबार पे फेंक जाते हैं, आप लोगों का जनाजा भी होता है, आप लोग रहते कैसे हैं? मतलब कि ये सवाल हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे हम किसी और सियारे से आए थे और वो जो एलियंस के स्पेसशिप हमें रोज़ नासा दिखाता है कि यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, तो आप सबको कहीं ना कहीं ये गलत फहमी है कि उसमें जो ट्रांस थे वो वहीं से उतर के आए हैं और ये शायद वहीं उसी सियारे पे वापस जाएंगे, हमसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल एक ऐसी आपकी मॉरल वैल्यू है जो बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह कर देती है। तबाह शायद मैं छोटा लफ्ज़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा ऐसा लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि मैं बता सकूँ कि ज़िंदगियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स ऑनरशिप नहीं मिली, जिनके माँ बाप ने महज इसलिए उनको कबूल नहीं किया कि आप मर्द हैं तो हम आपको कबूल नहीं कर सकते, या आप औरत हैं तो देखें हम आपको कबूल नहीं कर सकते, हम माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है किसी को नहीं किया। लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने 5-6 साल की उम्र से ये बताना शुरू किया था कि हम तुम्हें कबूल नहीं कर सकते, हम तुम्हें अपना नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी हमें इजाज़त नहीं देती। मैं तब से ही ये सोचना शुरू हुई कि सोसाइटी इजाज़त क्यों नहीं देती, ये सोसाइटी हमें रहने की इजाज़त क्यों नहीं देती। आखिर ऐसा भी हम लोगों ने क्या किया है कि हमें तो इजाज़त ही नहीं मिल रही, हमें तो हक ही नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने जब हिस्ट्री में देखा तो मैंने देखा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब मुग़ल इरा था, मुग़ल एम्पायर था, तो ख्वाजा सराओं को बहुत अच्छी पोस्ट पे रखा जाता था, उनको अच्छे ओहदों पे फाइज किया जाता था,
लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनको अक्लो फरासत के लिए जाना पहचाना जाता था। लेकिन फिर एक मनहूस वक्त आया हमारे सब कॉन्टिनेंट में और अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पे आ गए कॉलोनियल लॉ लेके। तो जब वो कॉलोनियल लॉ लेकर आए तो उन्होंने ख्वाजा सराओं को क्रिमिनलाइज्ड कर दिया, सेक्शन 377 मुतारिफ करवाया। तो जब हमें क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया तो हम अंडरग्राउंड चले गए, क्योंकि हमें सड़कों से पकड़ के उठाया जा रहा था, मारा जा रहा था, जेलों में डाला जा रहा था। ब्रिटिश किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे रहें। तो उसके बाद जब हम अंडरग्राउंड हुए तो हम लोगों ने सर्वाइवल के लिए छुप छुप के घरों में भीख मांगना शुरू कर दी, ऐसे ही लोगों के घरों में नाचना शुरू कर दिया, किसी की खुशी पे जाके थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए माहौल बनाया और वहाँ से पैसे कमाए। तो वो हुआ क्या कि अंग्रेज़ तो चला गया वापस, लेकिन वो अपनी ये वैल्यू यहीं छोड़ गया। तो अब वो इतने साल गुजरने के बाद लोगों को ये लगता है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं ये सिर्फ बच्ची की पैदाइश पे नाचने के लिए बुलाए जाते हैं, बाकी इनका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये लोग इंसान होते हैं, ना ही इनको इंसान मानना चाहिए, ना इनका कोई इज्जत का हक है, ना इनका कोई तालीम का हक है, ना इनका कोई रोज़गार का हक है, ना ही इनको कोई जीने का हक है। हाँ, अलबत्ता जब आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आप ज़रूर खुशी और नाचने के लिए इनको बुलाएं और पैसे दें। लेकिन वक्त गुजरा, हम लोगों ने शऊर हासिल करना शुरू किया, हम लोगों ने जद्दोजहद और कोशिश की, हम लोगों ने मेहनत की और बीइंग अ कलेक्टिव एक हम कम्युनिटी बनकर सामने आए और हम लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स थे हमारे, उनके साथ हमने एडवोकेट किया और अपने हक के लिए हम लोगों ने जंग लड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट हमें मिला, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को एक्नॉलेज किया, जिसमें हमें राइट टू वोट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हमें वो सारे हकूक़ दिए जो एक आम शहरी को मुयस्सर हैं। लेकिन इस हक को मिलने के बाद आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या था और क्या है? हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बिहेवियर चेंज का इशू है, क्योंकि हम बीइंग अ सोसाइटी अभी तक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ख्वाजा सरा हम जैसे ही इंसान हैं। ये अलग बात है कि मैं आपको नज़र तो बिल्कुल इंसान ही आ रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल को आपको मेरी 4 आंखें या कोई 4 टांगें नज़र आ रही हैं, या आपको मेरा लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर जो है दिल गुर्दे के अलावा कोई और बॉडी स्ट्रक्चर जो है फिट हुआ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस चीज़ को मानना नहीं चाहते। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कुछ लोग जो हमारे हमदर्द हैं वो हमें तसल्ली देने के लिए भला क्या कहते हैं, बड़ा ही मज़ेदार जुमला है। और वो मज़ेदार जुमला ये कि देखें आप ख्वाजा सरा हैं तो इसमें आपका कसूर तो नहीं है। तो मैंने एक दिन बड़े गुस्से से एक शख्स से कहा, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ख्वाजा सरा होना कोई जुर्म है, कोई कसूर है कि जिसकी कसूरवार मैं नहीं हूँ और कोई और है? तो ये तो बड़ी गलत और नाइंसाफ़ी वाली बात है। ये तो आप मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, ये तो आप मुझे मज़ीद इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि भी मेरा तो ख्वाजा सरा होना, मेरा ट्रांसजेंडर होना तो कोई जुर्म था, कोई कसूर था जिसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ना लूँ, किसी और पे डाल दूँ। तो मैं बड़ा हंस के मैंने कहा बिल्कुल जनाब, आप मर्द हैं तो आपका मर्द होने में कौन सा कोई कसूर है? आप भी तो बेकसूर ही मर्द पैदा हुए हैं, तो इसी तरह मैं भी बेकसूर ख्वाजा सरा हूँ, तो इसमें कोई इतनी हैरत की और ताज्जुब की बात नहीं है। फिर कुछ लोगों ने मुझसे सवाल करना शुरू किया जब हम लोगों ने लोगों को मुतारिफ करवाया कि हमारा ख्वाजा सरा एक्ट जो है वो पास हो चुका है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि देखें असल में ना हम लोग इस बात से बड़ा कंफ्यूज हैं, हम इस बात से बड़ा परेशान हैं कि आपके अंदर कुछ नकली ख्वाजा सरा भी शामिल हुए हुए, तो वो आपका हक खा रहे हैं। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा हंसी आई। मैंने कहा आपने उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स देखे हैं या आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है? नहीं, हमने सुना है। मैंने कहा अगर आपने सुना है और देखा नहीं है तो आपने यकीन कैसे किया है? और अगर मुआशरे में कुछ नकली ख्वाजा सरा बने भी हुए तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी तरफ से मुआशरे में जितने मर्जी नकली ख्वाजा सरा बन जाए ये मेरा मसला नहीं है, मैं इसकी जवाबदेह नहीं हूँ, इसकी जवाबदेह हुकूमत है, इसके जवाबदेह आप लोग हैं कि आप लोगों के अंदर से कुछ लोग नकली ख्वाजा सरा बन रहे हैं और आप एडमिट कर रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं, ये वो बातें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। फिर मुझे अक्सर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अच्छा यार हमें ये समझ नहीं आता कि ये ट्रांसजेंडर्स का मतलब कि क्या बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या होता है? तो मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं हंस के कहती हूँ देखें मैं मर्द और औरत तो हूँ नहीं, तो आप मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है कि ये क्या बॉडी स्ट्रक्चर होता है मर्द का, ये क्या बॉडी स्ट्रक्चर होता है औरत का। तो तब वो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करने लगते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मैं भी बीइंग अ ह्यूमन ऐसे ही एम्बेरस्ड फील करती हूँ जब आप मुझसे मेरी बॉडी ऑटोनॉमी के बारे में सवाल करते हैं। आप सवाल करना चाहते हैं तो पूछें कि मैंने माशरे में क्या किरदार अदा किया है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है। तो फिर उस लोगों को ये समझ आना शुरू हुआ कि मैं बिल्कुल हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं,
कहीं से भी हम एबनॉर्मल नहीं हैं, कहीं से भी हम पागल नहीं हैं, हम दिमागी तौर पे मफलूज नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसानी हकूक़ मांगने के लिए अभी भी भीख मांग रहे हैं। आपको पता है कि मैंने अभी तक कोई भी जिन्स का हकूक़ आपसे नहीं मांगा। मैंने मुआशरे को कभी ये नहीं कहा कि मैं ख्वाजा सरा हूँ तो मुझे ख्वाजा सरा जिन्स का कोई हक चाहिए। देखिए, मुझे तो बेसिक ह्यूमन राइट्स चाहिए। क्या तालीम का हक सब इंसानों का हक नहीं है? क्या डिग्निटी सब इंसानों का हक नहीं है? क्या ये ज़रूरी है कि मुझे डिग्निटी देने के लिए ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका जेंडर मर्द है या औरत है, या इसकी बॉडी ऑटोनॉमी मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी के मुताबिक है कि नहीं है? इज़ दैट फेयर टू मी? आपको लगता है? मैंने कौन सा ऐसा हक मांगा जो ख्वाजा सरा होने का हक है और इंसान होने का हक नहीं है? मैंने हर हक इंसान होने का हक मांगा है। मैंने तो ख्वाजा सरा होने का कोई हक नहीं मांगा। और जिन्स को बहस क्यों बनाई गई है? जिन्स को बहस मुआशरे में क्यों बनाया जा रहा है? इंसान को बहस क्यों नहीं बनाया जा रहा? हम लोग क्यों नहीं इंसान के होने पे बात करते हैं? हम क्यों जिन्स के होने पे बात करते हैं? हम क्यों ज़ात पात पे बात करते हैं, रंगो नस्ल पे बात करते हैं? क्या हमें ये नहीं लगता कि हम सबको बनाने वाला एक ही है? क्या हमें लगता है कि हम मुख्तलिफ कारखानों से निकल कर आ रहे हैं? नहीं, हम एक ही फैक्ट्री से निकल के मुख्तलिफ लोग आए हैं। हम डाइवर्स हैं। डाइवर्सिटी इस कायनात का एक बड़ा खूबसूरत कंपोनेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेरा मुख्तलिफ होना कबूल करें, मेरा मुख्तलिफ होना एक्सेप्ट करें, मेरे मुख्तलिफ होने पे सवाल और शक व शुबात मत उठाएं। आप देखें कि मुआशरे में जब हम लोग जा रहे होते हैं, जब हम लोग चल रहे होते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो कितने मर्द और औरत जो हमें मजाक करते हैं। कोई ऐसे कोनी मार के कहेगा वो देखो जा रहा है, और फिर एक बड़ी हित्तक अमेज हंसी सी हंसेंगे, फिर वो एक दूसरे को इशारे करेंगे। कुछ तो बहुत ही इज्जत माब इंसान हमें बुलाना भी पसंद नहीं करते और हमें देख के अस्तगफिरुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता जैसी जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है कि हमने पलट कर कभी जवाब दिया हो? हमने बदतमीजी के बदले में कभी बदतमीजी की हो? आप लोगों ने कभी किसी एक ने कोई एविडेंस किसी के पास हो, किसी के पास कोई ऐसा वाक़या हो कि हमारे साथ जब बदतमीजी की जा रही होती है तो हम उसके बदले में बदतमीजी करते हैं? लेकिन आप किसी मर्द के साथ बदतमीजी करें तो बदले में आपको बदतमीजी मिलती है? आप किसी औरत के साथ बदतमीजी करें तो बदले में आपको बदतमीजी मिलती है? लेकिन आप ये देखें कि हम लोग इतने हम्बल, इतने तहजीब याफ्ता, इतने आप बर्दाश्त हमारे में इतनी ज़्यादा है कि हम लोग हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन हमारी इस बर्दाश्त और इस नज़रअंदाज करने को मुआशरे ने हमारी कमज़ोरी समझ लिया है। वो समझते हैं कि ये बड़े कमज़ोर इंसान है जो अपना दिफा नहीं कर पाते या अपना दिफा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, तहजीब जो है वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपके अंदर तहजीब ही नहीं है तो आप अपने आप को जानवरों से कैसे मुख्तलिफ साबित करेंगे? अगर आपका मकसद सिर्फ खाना पीना और सोना है तो आप तो एक जानवर हैं, आप इंसान नहीं हैं। तो इंसान जो होता है वो इंसानियत के लिए काम करता है, वो किसी जिन्स के लिए काम नहीं करता। तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ ये आप लोगों को दोबारा से चैलेंज करने के लिए, और मैं दोबारा से आप लोगों से ये पूछने के लिए आई हूँ कि मैंने कौन सा कसूर किया है? क्यों सोसाइटी हमेशा से, क्यों मेरे माँ बाप को ये फिक्र नहीं थी कि हमारे इस बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना है, इसको हमने इंजीनियर बनाना है, हमने इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, हमने इसका मुस्तकबिल बनाना है? क्यों? मेरे बहन भाई ने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया था? मेरे भाई ने कौन सा ऐसा अनोखा काम किया, या मेरी बहन ने ऐसा कौन सा अनोखा काम किया कि उनके लिए मेरे माँ बाप इतने परेशान थे, उनके लिए अपनी कमाई ज़ाया करने को तैयार थे, उनको महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार थे। मेरी अम्मी दिन रात परेशान होती थी कि मेरे बेटे को तो मैंने अफसर बनाना है, इसका मुस्तकबिल संवर जाए, हमारी बेटी का मुस्तकबिल संवर जाए, मेरा क्यों नहीं? मेरा मुस्तकबिल क्यों ना संवर जाए? क्यों मेरा हक नहीं है माँ बाप की शफकत के लिए? क्यों मेरा हक नहीं है मोहब्बत के लिए? क्यों मेरा, आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ख्वाजा सरा दोस्त है? जो बेस्ट फ्रेंड हम तारुफ कराते हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई एक ख्वाजा सरा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई ट्रांसजेंडर एक बेस्ट फ्रेंड हो? आप अंदाज़ा करें आप लोगों ने हमें कैसे आइसोलेट किया हुआ है कि इतने मजमे में से कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसका कोई बेस्ट फ्रेंड ट्रांसजेंडर हो। क्यों? मैं डिज़र्व नहीं करती फ्रेंडशिप? आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं है लॉयल्टी का मतलब क्या है, सिंसेरिटी का मतलब क्या है, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है? कौन सा डर है आपके दिल में, कौन सा खौफ है आपके दिल में कि वो आपको हमारे में शामिल होने से रोकता है, हमसे बात करने से रोकता है? और एक तरफ हम चूँकि अब
22 में चले गए हैं, बहुत आगे हम एडवांस्ड हो गए हैं, जो इंसानियत है वो तरक्की कर चुकी है। तो जब इंसानियत इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है तो वो इंक्लूसिव सोसाइटी का नारा लगाती है, तो उस इंक्लूसिव सोसाइटी में हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो ना आपकी ज़िंदगियों में हैं, ना हम लोग मुआशरे में हैं, ना हम लोग किसी और चीज़ में हैं। तो वो इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बनेगी? और इंक्लूसिव, अगर हमारे पास इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं है तो फिर क्या ये ठीक बात है कि हमारा मुआशरा तरक्की कर सकेगा? मुआशरे में एक बड़ा तबका इंसानों का ज़िंदगी के हक़ से महरूम इंतज़ार में है कि कब मुआशरा हमें जगह देगा, और मुआशरा जो है वो सोशल मीडिया पे इंक्लूसिव सोसाइटी के जो है वो नारे लगा रहा है और इक्वल राइट्स के नारे लगा रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ख्वाजा सराओं के साथ एटलीस्ट बात तो करें, उनसे बात करके पूछें तो सही कि आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनसे पूछें तो सही कि हम लोगों ने एक एक पल अपनी ज़िंदगी का कैसे गुजारा है, कितनी हद तक, कितनी जलालत, कितनी बेइज्जती हमने सही है। लेकिन अब वह वक्त गुजर चुका है। अब आप लोग सोशल मीडिया पे देखें तो आपको पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील नज़र आती है, आपको पहली डॉक्टर नज़र आती है, आपको पहली MBBS गोल्ड मेडलिस्ट नज़र आती है, लाहौर में जन्नत है हमारी फ्रेंड। तो हम लोगों ने अपना रोल जो है वो जितना हो सकता था अदा किया है। हमने पॉजिटिव चेंज के लिए आगे कदम बढ़ाया है, हम लोग आगे आ रहे हैं। आपको हमारी सक्सेस स्टोरीज नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे जूली खड़ी नज़र आ रही है। लेकिन ये सब आगे किस तरह से बढ़ेगा, ये आगे हमें किस तरह से हक दिलाएगा, हमें किस तरह से ये आगे पहुँचाएगा? जब आप लोग हमें जगह देंगे, जब आप लोग हमें अपने साथ शामिल करेंगे, जब आप लोग कहेंगे चलो आओ जूली कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे तो हम हर सियासतदान के साथ कदम बढ़ा के साथ चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरे पास बहुत सारी बातें थी आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन चूंकि वक्त की कमी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। जाते हुए मैं 3 आप लोगों से सवाल करूंगी, आपको हाँ या ना में मुझे ऊंची आवाज़ में जवाब देना है। तो क्या ख्वाजा सरा इंसान डिग्निटी डिज़र्व करते हैं? क्या ख्वाजा सरा इंसान एजुकेशन डिज़र्व करते हैं? क्या ख्वाजा सरा इंसान पेरेंट्स ऑनरशिप और सोसाइटी ऑनरशिप डिज़र्व करते हैं? और क्या अब हम उन्हें जगह देंगे? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।